अब आप क्या करें? ओए, ये तो 70 है, ये 50 है। लिख लो जल्दी जल्दी पहले। चिक चिक करने का नहीं।
तुम चलो गाइस, हो गया लिख के? यस। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे 550 की। ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से समझना। पूरे पूरे चार्ट्स अपन ने ड्रॉ करे हुए, बाद में आपको घर पे ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार आराम से रीड करना है। सो ऐसे 550, पहली चीज तो दोस्तों समझने की कोशिश करना, इट इज अबाउट व्हाट? रिलेटेड पार्टीज। जब हम लोग रिलेटेड पार्टीज की बात करते हैं ना, हम लोग ये स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे, क्या कर रहे, ये थोड़ा आप समझ लो। पहले तो एक बैकग्राउंड समझ लो। क्योंकि क्या होता है, हम लोग ये पढ़ तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, बट व्हाट हैपेंस इसकी उसका जो पीछे का बैकग्राउंड एज टू व्हाई दिस एसे 550 केम इनटू पिक्चर, वी डोंट नो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। सी, यू नो दैट देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, बराबर, AS 18. Then we also have section number 188 which talks about related party transactions of the Companies Act, section 188. अब होता क्या है ना, आप बच्चों बात को समझने की कोशिश करना। एक कंपनी के बहुत सारे पार्टीज रिलेटेड हो सकते हैं, बराबर के नहीं? मतलब होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज, दे बिकम व्हाट? रिलेटेड पार्टीज. A company in which director is interested becomes what? A related party. The director of a company becomes what? Related party. तो आप समझने की कोशिश करो, जिसमें भी कंपनी या कंपनी के ऑफिसर्स का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, वो पार्टीज बन जाती है उस पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रिलेटेड पार्टी. एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड पार्टी? नो. अब होता क्या है ना, यहां से आगे बढ़ते हैं. Once we understand, okay, ये रिलेटेड पार्टीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलेटेड पार्टीज के साथ हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हम लोग रिश्तेदारों के साथ अगर ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं एक कंपनी हूं और मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है, मैं टाटा मोटर्स हूं और यहां पे कोई एक व्हील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेरी सब्सिडरी है, मैंने जानबूझ के उसकी सब्सिडरी, मतलब मैंने उसको सब्सिडरी बनाया, जानबूझ के मैं उसकी पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी बनाऊं. क्यों सर? अरे जब मैं उसको बोलूंगा ना मेरे को इतने व्हील्स चाहिए, वो मेरे को ऐसे मना नहीं कर सकते कि नहीं अभी हमारे पास दूसरे का ऑर्डर पेंडिंग है, आप लाइन में हो, रुकिए आप. नहीं, अरे हेलो, आई एम व्हाट? द पेरेंट कंपनी, द होल्डिंग कंपनी. आई कैन टेक द डिसीजंस कि आप किसको सप्लाई करोगे, कितना सप्लाई करोगे, बिकॉज आई हैव अ मेजॉरिटी स्टेक, राइट? तो मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ जो डिफिकल्टीज आने वाली थी या आ सकती थी, क्या हुआ उसको? वो मैंने एलिमिनेट कर ली, ये कह के कि अब मैं मेरे अगर रिलेटेड पार्टी को बोलूंगा ना तो वो क्या हो जाएगा, वो फटाक से मुझे गुड्स सर्विसेज सप्लाई करेगा, बराबर के नहीं? इसीलिए लोग रिलेटेड पार्टीज बनाते हैं और फिर उन लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं. नहीं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, सब्सिडरी बनाने का एक लॉन्ग टर्म विजन रखने का कि हम लोग इनको लंबे समय तक सब्सिडरी बना के रखेंगे. व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिएटिंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप्स? फायदा क्या है उसका? कुछ है क्या फायदा ऐसे? सच नहीं. ये बिजनेस के ऑपरेशंस में आपको फायदा होगा इसके लिए. अंडरस्टूड दिस? सो इट इज वेरी ऑब्वियस यू कैन ट्रांजैक्ट विथ रिलेटेड पार्टीज. एंड रिमेंबर, कोई भी लॉ प्रोहिबिट नहीं करता कि यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट विद द रिलेटेड पार्टीज. यू कैन डू. कोई लॉ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप आपके रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. कहीं पढ़ा आज तक आपने कि अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट डू एनी ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज? कभी आज तक कभी आपने इसे सुना है क्या? बोलो ना दोस्तों, आज तक नहीं ना? परफेक्ट है. बट अब क्या होता है कि जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स है ना, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपकी कंपनी कौन से रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, आपकी कंपनी के कौन से रिलेटेड पार्टीज है. शुरुआत करें तो आपकी कंपनी के कौन से रिलेटेड पार्टीज है. नंबर 2, आपने उन लोग के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं. एंड नंबर 3, वो ट्रांजैक्शंस कितने अमाउंट के हैं. आई बात समझ में? सो ये यूजर्स को जानना बहुत जरूरी है. इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 केम इनटू पिक्चर एंड स्पोक अबाउट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स कि आपने अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ यदि ट्रांजैक्शन किया है तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू डू व्हाट? गिव द डिस्क्लोजर्स अबाउट दिस. आई बात समझ में? सो दैट वाज द प्रीफेस कि व्हाई वी आर स्टडिंग. अब दोस्तों समझने की कोशिश करना.
सेक्शन ने कहा है, अब ये AS 18 खत्म हो गया, अब सेक्शन 188, आपको पल्ले पड़ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं? एक बार मैं वापस से बोलता हूं, भले ही आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा और खूबसूरती से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिलेटेड पार्टीज, एकदम आराम से सुनना। सो क्या होता है, यू कैन ट्रांजैक्ट विथ रिलेटेड पार्टी, उसमें कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, ट्रांजैक्शन हो सकता है रिलेटेड पार्टीज का। बट आप समझने की कोशिश करो, यहां पे व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके रिलेटेड पार्टीज कौन है इसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन से ट्रांजैक्शन किए उन रिलेटेड पार्टीज के साथ, एंड आपको उन रिलेटेड पार्टीज के साथ कितनी अमाउंट का आपने ट्रांजैक्शन किया, आपको वो भी बताना अनिवार्य है। ये AS 18 बोलता है। नेक्स्ट व्हेन वी गो अहेड, यहां पे आपको दिखेगा सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर ये कंपनी होगी तो आप यहां पे कंपनीज रिलेटेड पार्टीज के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहां पे भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, सेक्शन भी बोलता है ए भाई कर सकते हो, यू कैन डू व्हाट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यू कैन डू इट। हाँ, बट फिर यहां पे क्या कहता है, अगर आपको ये ट्रांजैक्शन करना है तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक अमाउंट्स के ऊपर जाते हैं, 10% ऑफ नेटवर्थ, 10% ऑफ क्या टर्नओवर, स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जाता है, तो आपको मेंबर्स का आपको रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। ये कंडीशन है सेक्शन 188 की। आई बात समझ में कि इनका आपको अप्रूवल लेना है। सो दिस इज AS 18 एंड 188। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर यहां पे अगर आप देखोगे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है और ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहां पे ध्यान से सुनना, क्या आपको इसको कंप्लाई करना जरूरी है क्या? यस, लॉजिकली सही है। मतलब आप समझो, अगर यहां पे दो बातें लिखते हैं कि आपने इसको कंप्लाई किया या नहीं किया। अगर आपने AS 18 या सेक्शन 188 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया तो हम लोग क्या कहेंगे, हां भैया इट इज व्हाट ट्रू एंड फेयर, ट्रूथ एंड फेयरनेस, इट कम्स टू दैट ना। बिकॉज अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट कंप्लाई with the requirements of accounting standard, can you say that your financial statements are giving true and fair view? No. अगर आप कंपनी लॉ के प्रोविजंस को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू? नो। सो अगर वो कंप्लाई करते हैं तो अपन कहेंगे इट इज ट्रू एंड फेयर, अगर वो कंप्लाई नहीं करते तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर। आसान सी बात है ना। मतलब आर यू गेटिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस is the concern over here, and that is what is the objective of the auditor, to report whether the financial statement gives true and fair view or not. So logically अपने को इसके साथ का compliance हुआ है या नहीं हुआ ये देखना जरूरी है या नहीं है। तो now the question is, we understood it is necessary to check the related party transactions, it is necessary to verify the related party transactions, बराबर के नहीं? But the question is how? So how will you verify those related party transactions? How will you obtain the evidence in respect to related party transactions? How will you obtain the evidence that whether it has been properly disclosed, presented, classified or not? So to do that, then comes into picture what? SA number 550. That is obtaining audit evidences in respect of what? Related party transactions. बेस समझ में आया हम लोग ये स्टैंडर्ड क्यों पढ़ रहे हैं? हे गाइस, बेस समझ में आया क्या क्यों पढ़ रहे हैं ये स्टैंडर्ड अपन? कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, देखिए ये दिमाग में ऐसे हटा देना कि कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। हेलो सॉरी, कंपनी कैन एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में एंटर कर सकते हैं अनरिलेटेड पार्टीज के साथ, आप रिलेटेड पार्टीज के साथ भी ट्रांजैक्शन आप एंटर कर सकते हो। परफेक्ट है। But the only thing is that since the accounting standards require you to disclose
whether you have entered into, who are the parties, the amount involved, as well as section 188 has the provisions of related party transactions. तो आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, इसीलिए आपको ऐसे 550 बोलता है दोस्तों आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को चेक करना चाहिए। आई बात समझ में? सो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, एसे नंबर 550। सो आई होप आपके दिमाग में ये बैकग्राउंड क्लियर होगा एज टू वाई एसे 550। बराबर के नहीं? एकदम इजी है, राइट? बिकॉज हर एक चीज के पीछे बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस बैकग्राउंड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड अटेम्प्ट द केस स्टडीज इन एग्जाम। आई बात समझ में? वो आपको AS 18 या 188 का रेफरेंस देके कोई एक केस स्टडी बना देंगे। योर दिमाग शुड वर्क, योर ब्रेन शुड वर्क कि लाइक ये 188, ये सेक्शन 188 या तो AS 18, भाई चलो किधर, ऐसे 550। और सेक्शंस और AS याद रखने के लिए भी इजी है। AS 18 सेक्शन 188 188 खत्म। और ऐसे भी मस्त है, 550 550 55 दे आर व्हाट रिलेटेड, 88 रिलेटेड। समझ रहे क्या आप लोग? तो 18 188 550 इट्स वेरी इजी। सो अब सवाल आता है कि सर इसके लिए आखिरकार स्टैंडर्ड देने की क्या जरूरत थी? व्हाट इज द नीड फॉर द स्टैंडर्ड? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाई द स्टैंडर्ड। देखिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब अगर अपन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की बात करें, अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट हैज द कैपेसिटी टू अफेक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की बात करता हूं तो दोस्तों स्वाभाविक तौर पे कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो रिलेटेड पार्टीज के साथ हो या अनरिलेटेड पार्टीज के साथ हो, किसी भी ट्रांजैक्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है ना? बोलो ना यस और नो। यस, बी इट द ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टीज, वो रिलेटेड रिश्तेदारों के साथ हो या नहीं हो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहीं भी किसी भी समय आ सकती है, कोई भी ट्रांजैक्शन में आ सकती है। बट अगर देखा जाए, थोड़ा उसके ऊपर गौर फरमाया जाए, तो आपको क्या लगता है ज्यादा चांसेस ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां हो सकती है? Where are the higher chances and significant chances of risk of material misstatement coming into picture? It's with related parties. ये कहाँ होगा? Related parties के साथ. So with this in mind, we have to obtain audit evidences in respect to specifically related party transactions because they pose a higher risk of material misstatement. देखो normally दोनों में हो सकता है, but ज़्यादा chances किस में आ सकते हैं? Related parties में। आई बात समझ में आपको? वेरी गुड। सो नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी, दे मे हैव व्हाट अ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो इन दिस केस व्हाट द ऑडिटर शुड डू? द ऑडिटर शुड फर्स्ट फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द accounting standards. You know the accounting standard that there are certain disclosure requirements, and according to that he should find out the relationship, the transaction and the balances with the related parties. आई बात समझ में? तो क्या क्या उसको देखना है? वो He is supposed to have what disclosure requirement, और AS के हिसाब से disclosure requirement क्या है कि जो पार्टी है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो डिस्क्लोज करिए, फिर आपने उनके साथ क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं और अमाउंट या आपका अब कितना बैलेंस है आपको वो बताना पड़ेगा। आई बात समझ में? सो ये फाइंड आउट, देखो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है ना डिस्क्लोजर की, और मैंने ये स्टैंडर्ड आपको पढ़ाने के पहले उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन की AS की रिक्वायरमेंट है, सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो रिलेशनशिप, वो ट्रांजैक्शन, वो प्रोसीजर्स, बैलेंसेस आपको वो क्या करने हैं? वो डिस्क्लोज करने हैं। तो ये तीन चीजें बराबर से डिस्क्लोज हुई या नहीं हुई, ये फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म व्हाट दोस्तों? ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड दिस ऑडिट प्रोसीजर्स लॉजिकली विल इन्वॉल्व व्हाट? फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यू असेस द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड रिस्पॉन्ड कि वेदर दोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैव बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड अबाउट देयर रिलेशनशिप, about the transaction and their balances. So simple है, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद, आइडेंटिफाई मतलब ढूंढो, फिर असेस करो मतलब उसे चेक करो, और फिर रिस्पॉन्ड करो मतलब रिएक्ट करो कि वो जो भी दिखाया गया है वो बराबर है या नहीं। आई बात समझ में? कितना आसान है कॉन्सेप्ट। इफ यू अंडरस्टैंड द बेस ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। यहां तक कोई दिक्कत है कि आपको? नहीं। फिर अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर शुड ये एक्टिविटी करने के लिए अब आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, रिस्पॉन्ड करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है? आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को। आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज रैदर फर्स्ट।
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो बहुत दूर की बात है, इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट टू आइडेंटिफाई हु आर द रिलेटेड पार्टीज। अगर तुमको साला रिलेटेड पार्टीज मालूम ही नहीं है तो आप लोगों को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का भी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए वो कहते हैं ऑडिटर शुड डू व्हाट फर्स्ट, अंडरस्टैंड द एंटिटी, बराबर के नहीं, क्योंकि अगर आप बिजनेस को समझोगे तो उसके हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट क्या है, बराबर के नहीं, कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है, वो आपको पता चलेगा। प्लस ऑल्सो कंसीडर द रिस्क फैक्टर्स कि कहां कहां पोटेंशियल रिस्क हो सकती है फ्रॉड की। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो। यहां तक एक बार अपन फिर से बोलेगा, एक बार फिर स्टैंडर्ड देखो निपट ही गया है स्टैंडर्ड। लास्ट वाला जो पार्ट एकदम इजी है वो बोलो ना बच्चों, यस। तो दोस्तों हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं बता सकते हैं क्या आप लोग? 550। बैकग्राउंड समझ में आ रहा है आपको? यस, ओके, वेरी गुड। तो अब दोस्तों जब हम लोग ऐसे 550 की बातें करते हैं, ये किसके बारे में बात करता है? रिलेटेड पार्टीज। देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं स्टैंडर्ड्स, कोई घाई नहीं है अपने को, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग ऐसे 550 की बात कर रहे हैं, है ना, ये बात करता है रिलेटेड पार्टीज की। इसमें अपन ने क्या पढ़ा? फर्स्ट, risk of material misstatement can be present in the transactions with related as well as unrelated, but the chances of higher risk of material misstatement is present with whom? Related parties. Very good. So इसके लिए अपने को वो चेक करना जरूरी है क्या? Yes. So now what do we do? So as per accounting standards there are certain what disclosure requirements. वो disclosure requirements क्या है? वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है दोस्तों? दैट वी हैव टू डिस्क्लोज व्हाट? रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस। तो इसके लिए ये करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म व्हाट? सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स। वी हैव टू परफॉर्म व्हाट? सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर्स। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो। वो ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या आएगा? वी विल आइडेंटिफाई, असेस एंड देन रिस्पॉन्ड कि वेदर इट हैज बीन प्रॉपरली डिस्क्लोज, दैट इज द रिलेशनशिप, ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस. In addition to this, we have to understand the environment plus also consider the fraud risk factors कि किस वजह से fraud यहां पे related parties के साथ आ सकता है करके. Any difficulty till here? No. फिर अब क्या होता है, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं. अब कहानी में थोड़ा एक ट्विस्ट आता है और अब अपन बात करते हैं, ऐसे भी खुद इसको रिकॉग्नाइज करता है कि दैट देयर आर व्हाट सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस. नहीं, अगर आपको झूठ लगता है ना तो एक काम करो, अब अपन देखो लिंकिंग कैसे करते हैं. चैप्टर 1 में आपने इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट पढ़ा था, याद है? उसमें अदर मैटर्स पढ़ा था, याद है आपको? एक तो क्या था अपना फर्स्ट कि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नंबर 2 वाज व्हाट? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नंबर 3 नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नंबर 3 टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट, एंड लास्ट में क्या था? अदर मैटर्स. उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, 4, बराबर के नहीं. एक कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज वाला था. अब सेकंड देखो वाला, आओ 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 बुक में, जब देखोगे ना तो आपको और मजा आएगा, इसीलिए तो पढ़ने बोल रहा हूं. हुआ क्या? तो आपको वो इनहेरेंट लिमिटेशंस में आपको दिख रहा है क्या? ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज. बोलो यस और नो? यस. तो आप देखो हम लोग ने ऑलरेडी इनहेरेंट लिमिटेशंस में पढ़ लिया है और ऐसे भी उस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है. अब वो क्या कहता है? ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिटर में नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स. रीजन क्या है कि यहां पे ऑडिटर एवरी रिलेटेड पार्टी को फाइंड आउट नहीं कर सकता, एवरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ऑडिटर फाइंड आउट नहीं कर सकता. आप पूछोगे सर क्यों? वाई कैन नॉट फाइंड आउट? द रीजन इज वेरी सिंपल. मेरे रिश्तेदार कौन है? अगर आप ऑडिटर हो मेरे और आपको जानने हैं मेरे रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, तो मेरे रिश्तेदार कौन है कौन नहीं है आपको पता चलेगा क्या जब तक मैं आपको ना बोलूं? बोलो यस और नो? यस. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट कैन हैपन, मी एज अ मैनेजमेंट माई सेल्फ इज नॉट अवेयर अबाउट हु आर माई रिलेटेड पार्टीज. हो यार, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है ना बॉस, या तो कभी कभी जानबूझ के मैं नहीं बताना चाहता हूं आपको और आई फॉरगेट टू टेल यू.
तो देर इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन. तो सिंपल चीज ऐसे क्या बोलता है भाई ऑडिटर, इस घड़ी इस समय सिंस यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन, वी एडवाइज यू टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट. खलास, स्टैंडर्ड ऐसे 550 ओवर. भारी ना, इजी था ना एकदम. यस. सो विद द बेस व्हाट द स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, द स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज दैट देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशन, सो इट आस्क यू टू मेंटेन व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. एनी डिफिकल्टी टिल हियर? श्योर एकदम गाइस? परफेक्ट. So, management is unaware of all the related party transactions or there is high degree of collusion or concealment and manipulation is possible in related parties. इसके लिए अपने को पता नहीं चल सकता. Done? Right. You have 30 seconds to go through the entire standard now. शुरुआत का एक्चुअली होमवर्क में ही देना है मेरे को. शुरुआत का related party is defined as, right? We are on page number 3.2526. आप देख लेना एक बार. हाँ, 19. Okay. सो आप वो देख लेना. तो आपको वो पहले जो रिलेटेड पार्टी का मीनिंग जो है ना, वो मीनिंग वाला जो पार्ट है आपने ये एक्चुअली होमवर्क के लिए पढ़ना है. डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी का. आफ्टर दैट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है ना. इसके अंदर जैसे अपन ने हर एक चीज जो डिस्कस करी ना कि रिलेटेड पार्टी अनरिलेटेड पार्टी दोनों के साथ रिस्क हो सकती है, बट हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है रिलेटेड पार्टीज के साथ. फिर इसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स है कि वो प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं. इसके लिए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए टू आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड कि वो बराबर से हुआ या नहीं हुआ. ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन एंड ही हैज टू मेंटेन व्हाट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. फटाफट आप एकदम उसको रीड कर लो. मैंने तो पढ़ लिया आपके सामने, आपको दिख भी गया होगा. एक बार आप गो थ्रू कर लेना पूरा एक एक लाइन. ना एक एक लाइन. हुआ? ओके. अगर नहीं हुआ तो बाकी का बाद में आप आराम से घर पे पढ़ लेना. ठीक है. बट ऑलमोस्ट मेन पार्ट जो है वो आपका हो गया होगा पढ़ के. सो अगर हम लोग देखें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो कहानी एकदम सिंपल है. वो कहता है कि हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड पार्टीज के साथ हो सकता है. इसके लिए ऑडिटर ने उसको चेक करना ज़रूरी है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है. तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अचीव करने के लिए ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि वो रिलेशनशिप बैलेंसेस ट्रांजैक्शंस बराबर से डिस्क्लोज करे गए हैं या नहीं. इसके लिए वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा टू आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड वेदर द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस हैव बीन डिस्क्लोज्ड और नॉट. इसके साथ साथ ही शुड ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी प्लस ऑल्सो कंसिडर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कि कहाँ कहाँ क्या क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं.
But owing to inherent limitations in the audit, the auditor cannot identify or detect all the material misstatements present in the related party transactions. Why? Because number one, management itself is unaware, or because there may be a high degree of manipulation or collusion among the employees. So therefore, we cannot detect the related parties transactions or the material misstatements. Therefore, it is advised to the auditor to maintain the highest degree of professional skepticism. खत्म, इतना लिखा हुआ था. अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टैंडर्ड शुरू करते हैं, दैट इज एसए नंबर 560, जो बात करता है अबाउट व्हाट सब्सिक्वेंट इवेंट्स. दोस्तों एकदम ध्यान से सुनना, ये भी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटा है, इजी है, बट इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ये स्टैंडर्ड पढ़ते समय आपको AS4 भी आपको आना चाहिए. यू नो व्हाट इज AS4? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट? तो AS4 और ट्राई टू अंडरस्टैंड SA 560, ये दोनों साथ में हैं. लॉजिक वापस से देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये स्टैंडर्ड्स का लॉजिक दे रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, ये स्टैंडर्ड क्यों आया पल्ले नहीं पड़ता है. जैसे मैंने आपसे कहा, वाई आर वी स्टडिंग SA 550 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, व्हाट वाज द नीड? बिकॉज वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए. इसके लिए अपन ने उसको चेक करना चाहिए. देयरफॉर द स्टैंडर्ड SA 550, हाउ यू विल प्रोसीड अबाउट इट. सेम वे में सब्सिक्वेंट इवेंट होता है नहीं होता, क्या फर्क पड़ता अपने को? डज इट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डज इट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सब्सिक्वेंट इवेंट होता नहीं होता. तो फिर वो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होता या नहीं होता, इसके लिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जाके पूछो ना यारो. एंड देन कम इनटू पिक्चर व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, दो टाइप के इवेंट्स को मद्देनजर रखता है वो. एक तो एडजस्टिंग इवेंट्स एंड दूसरे हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. एंड फिर अब कोई इवेंट एडजस्टिंग हो या नॉन एडजस्टिंग हो, अकॉर्डिंगली कोई इवेंट बैलेंस शीट डेट के होने के बाद भी आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इफेक्ट देना पड़ता है या नहीं पड़ता? हाँ, तो आपको उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो अब वो एडजस्टमेंट बराबर से हुआ है नहीं हुआ है, वो आपको चेक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो इसीलिए कौन सा ऐसे आया, SA 560, that tells you as an auditor कि देखो यारो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ऐसा ऐसा कहता है, उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है, तो आपने SA 560 को फॉलो करना है. और वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को मैनेजमेंट ने कंसीडर किया है या नहीं, यू हैव टू चेक. बिकॉज इफ दे डोंट, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर. बात आई समझ में? क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग नया स्टैंडर्ड 560? आई बात समझ में? राइट. अब यहां पे आराम से स्क्रीन पे देखते रहना. सब्सिक्वेंट इवेंट्स, दो चीजें हैं यहां पे. सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात करें तो एक तो है इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. मैंने आपको यहां पे उसका ये भी दिखा है, टाइमलाइन भी. 31 मार्च को क्या हो गया, बैलेंस शीट डेट है ना 31 ऑफ मार्च. एंड इमेजिन करो 12 जून को मैंने क्या दे दिया है यहां पे, ऑडिट रिपोर्ट मैंने इश्यू कर दिया है. Any difficulty till here? No. So अब यहां पे ये जो पीरियड है is nothing but what relating to the first part of my standard SA 560. That is events occurring between balance sheet date and the date of audit report. Second part क्या कहता है, facts known to the auditor after the date of report. तो 12 जून के 12 जून को मैंने ऑडिट रिपोर्ट दी ना, उसके बाद कुछ घटनाएं घटी जो मुझे मालूम पड़ी. आई बात समझ में? तो मैंने ना एकदम सिस्टमैटिक चार्ट बनाया इसका. स्टैंडर्ड के दो जो मेन पार्ट्स है वो लिख दिए, फिर नीचे उसका टाइमलाइन बना दिया और उससे रिलेटेड प्रोसीजर क्या है उन जोन्स के नीचे लिख दिया. तो अब अपने को मालूम है कि जो भी घटना यहां हुई उससे रिलेटेड अपने को ये करना है, जो भी घटना यहां घटी है उससे रिलेटेड अपने को ये करना है. खत्म ना यार. अरे हेलो, कितना इजी है स्टैंडर्ड. बस ऐसे ही पढ़ना है, एकदम मस्त प्रोसीजर है, पढ़ना है रिलैक्स मोड में एकदम. आई बात समझ में? राइट. सो अब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे 560. बिना अभी जितना भी अपन ने पढ़े, आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड में दो बातें हो रही, दो इवेंट्स हो रहे. कुछ क्या है, एक इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, करेक्ट है. और दूसरा क्या कहता है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट. मतलब क्या कहेंगे, फैक्ट्स नोन टू द ऑडिटर आफ्टर इशू ऑफ
ऑडिट रिपोर्ट. एक क्या है, इवेंट्स विच आर ऑकर्ड बिटवीन दिस बैलेंस शीट डेट एंड द ऑडिट रिपोर्ट्स डेट. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट. इजी है एकदम, वेरी वेल. सो अब बस करना क्या है, आराम से एकदम समझना है, रिलैक्स में एकदम. सो अब यहां पे आपको दिख रहा है 31 मार्च से लेके 12 ऑफ जून तक ये पीरियड है. ये कौन सा पीरियड है, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. सही जा रहे एकदम. अब इस पीरियड में जो भी घटना घटी उसके बारे में अपने को बातचीत करनी है. सो नंबर 1, you have to obtain sufficient appropriate audit evidence that all subsequent events have been identified. अब पहले मैं आपको है ना कुछ चीजें समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा बेस, नहीं तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है. बाउंसर जा रहा है सब, है ना बाउंसर जा रहा था ना, नहीं समझ रहा था ना, थोड़ा तो पूछेगा कौन, सर वो ऐसा है एक्चुअली कि आप टीचर हो ना, तो आपने हमारी शक्ल देखनी चाहिए, और हमारे शक्ल से अगर पता चलता है ना कि उड़ रहा है सब दिमाग के ऊपर से, तो फिर सर आपने ऐसे कुछ तो भी समझाना चाहिए. ऐसा मत करो, ठीक है ना. इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, यू हैव टू मेक श्योर यू आस्क अगेन. ओके, बहुत बढ़िया. मतलब टैलेंट है मेरे में वैसा, शक्ल देख के इंसान को जज करता हूं समझा या नहीं समझा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ध्यान से सुनिएगा, फालतू टाइम बर्बाद किया, पहले पूछ लेते तो और अच्छे से समझाता था. AS4, यहां पे AS4 के हिसाब से पहले तो लिख लेते हैं, क्या है भाई, नहीं अभी लिख ही लेते हैं ना. AS4 ये किसके बारे में बात करता है, इवेंट्स ऑकरिंग. ये कभी पढ़ा है क्या बचपन में, थैंक यू. सो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इसके अंदर हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा आपको, 2 इवेंट्स होते हैं. एक है एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट. मतलब आपने पढ़ा होगा, जैसे ये आपका फाइनेंशियल ईयर, ये मार्च, and this period is after balance sheet date, the one which is highlighted, correct है. अब try to understand adjusting event या non adjusting event के लिए the condition is what, the condition should be, existence should be in, एक ऐसे कुछ पढ़ा है क्या, the condition should be in existence on or before balance sheet date. ऐसा कभी पढ़ा है आपने, condition should be present. हाँ, वेरी गुड सर, आप थोड़ा समझ रहा है सर जरा, वेरी गुड. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, डेटर मिस्टर ए, रिसीवेबल ₹5 लाख. 31 मार्च को कंडीशन थी 5 लाख रुपए उससे आने थे. कोई दिक्कत है नहीं. सो एज ऑन 31 ऑफ मार्च था ना वो, बोलो ना, ही वॉज देयर. अब आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर ऑडिट रिपोर्ट एक घटना घट गई, और यहां पे अपने को पता चला कि मिस्टर ए इज नाउ इंसॉल्वेंट. बोलो यस और नो. सो दिस वॉज द इवेंट दैट ऑकर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट. सो इज इट एन एडजस्टिंग इवेंट और अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट? It is an adjusting event. And because of this event, guys, because of this event, even though the condition was present as on balance sheet date, we know it before audit report that Mr. A is now insolvent. We will make an adjustment as on 31st of March. Books में adjustment करना पड़ेगा ना, because it is an adjusting event.
एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अरे बोलते क्यों नहीं यस और नो? यस। तो अब यहां पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करना पड़ेगा मतलब क्या? आप डायरेक्टली बैड डेट्स आप दिखा दोगे ना, बोलो यस और नो? यूल डायरेक्टली शो दैट 5 लाख का बैड डेट्स हो गया करके, क्योंकि अपने को सब्सिक्वेंटली पता चला है कि ये डेटर क्या है, बैड है। तो एज ऑन दिस डेट बता दो ना इट इज नॉट गोइंग टू बी रिसीव्ड करके, क्योंकि अपने को मालूम है फ्यूचर में इससे पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वी नो नाउ ना। ये बोलो ना यस और नो? यस। अब दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कहानी सेम है, यहां पे मार्च, ठीक है, दिस इज व्हाट आवर फाइनेंशियल ईयर, एंड अब यहां पे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे मेरी बिल्डिंग है बराबर, ये मेरा क्या है, सब्सिक्वेंट पीरियड है। यहां पे वापस एक इवेंट हो गया, अर्थक्वेक आया। नहीं हंस क्या रहे हो, सीरियस मैटर है। अर्थक्वेक आया एंड दिस बिल्डिंग गॉट व्हाट, कोलैप्स्ड। सो बिल्डिंग इज नो लॉन्गर देयर। बोलो यस और नो? वॉज इट देयर ऑन 31st of March? यस। तो क्या अपन 31st of March को लैंड एंड बिल्डिंग 0 दिखा देंगे क्या, सिंस इट इज डैमेज डिस्ट्रॉइड? नो। 31 मार्च को थी ना, सो हियर यू विल मेक नो एडजस्टमेंट। अरे हेलो, समझा क्या नहीं समझा? यस ना। और इसी के अंदर गोइंग कंसर्न वाली भी बात करते हैं अपन, वो आगे पढ़ेंगे ऐसे 570 में। बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पे आप जरा गौर फरमाएंगे तो यहां पे कुछ इवेंट्स का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ इवेंट्स का आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। अब सोचिए अगर कोई इवेंट एडजस्टिंग है, पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सोचिए अगर कोई इवेंट एडजस्टिंग है बट उसका एडजस्टमेंट आपने नहीं किया, ओह, तो क्या हो जाएगा? Will your financial statements give true and fair view? No ना। कोई इवेंट नॉन एडजस्टिंग है बट उसका आपने एडजस्टमेंट कर लिया, Will your financial statement give true and fair view? मतलब जहां एडजस्टमेंट होना चाहिए वहां होना चाहिए, जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं होना चाहिए। यह कहता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ऑडिट अगर पढ़ना है ना मेरे दोस्तों, तो आपको अकाउंट्स में भी बहुत होशियार होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अकाउंट्स में होशियार, वही व्यक्ति ऑडिट में बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि ऑडिट करना किस पे है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। आई बात समझ में? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो ऑल दी अकाउंटिंग प्रोविजंस ऑल्सो, देन यू विल बी अ गुड ऑडिटर। आई बात समझ में? राइट। यहां तक कुछ दिक्कत है क्या आपको? नहीं। अब दोस्तों यहां पे आप समझो, अगर आपको ये हो रहा है या नहीं इसका कंप्लायंस, वापस जैसे मैंने उसके लिए लिखा था ना रिलेटेड पार्टीज के टाइम पे, वैसे लिखता हूं, इसका कंप्लायंस होना या नहीं होना चेक करना जरूरी है क्या? अगर इसको आपने कंप्लाई किया तो वी से इट इज व्हाट ट्रू एंड फेयर। अगर इसको कंप्लाई नहीं किया तो इट इज व्हाट नॉट ट्रू एंड फेयर। तो इज इट अफेक्टिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ योर अकाउंट्स? So is it necessary for us to check whether these events after balance sheet date and before giving audit report has been properly adjusted or not adjusted as the case may be? बोलो देखना जरूरी है या नहीं है? हाँ। अब थोड़ा दिमाग में कुछ पल्ले पड़ा होगा कि हम लोग अब यहां पे ऐसे नंबर 560 को क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कहता है कि भाई, ऐसे कहता है क्या कि इसको हुआ है या नहीं ऑडिटर तू चेक कर ले। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग द बेस ऑफ व्हाई वी स्टडीइंग एसए 560, व्हाई द स्टैंडर्ड केम इनटू पिक्चर? ये बोलते क्यों नहीं? यस। सो अब इतना ज्ञान देने के बाद मैं वापस से आता हूं अपने इस पार्ट पे, और फिर अब मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर पे चर्चा करता हूं। नाउ यू नो दैट आफ्टर बैलेंस शीट डेट अगर कोई इवेंट हो गया है तो आपको उसको एक तो एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, एज द केस में बी, डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट। बराबर के नहीं? तो उसको चेक करना अपने को जरूरी है या नहीं है?
अरे बोलो है ना। तो इसके लिए अब स्टैंडर्ड आपको बताता है कि हाउ विल यू डू इट एंड हाउ विल यू डू इट। नंबर 1, you have to first obtain, अब स्क्रीन पे देखिएगा, now you have to obtain sufficient and appropriate audit evidence that all subsequent events have been identified। भाई पहले तो आप एविडेंस ले लो कि जो भी घटनाएं बैलेंस शीट डेट के बाद घटी है, जो आपने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रखती है, क्या वो सारे के सारे इवेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। बात आई समझ में आपको। यू हैव टू ऑब्टेन दैट एविडेंस। जमा क्या यहां तक आपको, बोलो यस और नो। यस। सो फर्स्ट यू टेक ऑल दैट एविडेंस कि उस पीरियड में जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं वो सारे इवेंट्स आपने आइडेंटिफाई करे नहीं करे। देखो एडजस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात की बात है, पहले भैया ढूंढ तो लो कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या हुए थे करके। आई बात समझ में, बोलो यस और नो। यस। सिंपल सी बात है यार, अगर आप समझ लो आपको टेलीफोन का बिल, सिंपल एकदम छोटू सा एग्जांपल, मार्च का बिल आपको मिला अप्रैल में, टेलीफोन का बिल मार्च का आपको मिला कब, अप्रैल में। लॉजिकली अगर मान लो आपका बिलिंग साइकिल भी 1 मार्च से 31 मार्च है, आपको बिल के डायरेक्ट 31 मार्च को मिलेगा क्या? इट विल कम ऑन 2 और 3 अप्रैल टू यू, बिल बन के 3 अप्रैल, वो तो अगले साल आ गया ना, सब्सिक्वेंट इवेंट। बट ये कंडीशन किससे रिलेटेड है? टू दिस ईयर। तो आपको प्रोविजन फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, प्रोविजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। समझा नहीं समझा? सिंपल सी बात है। तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस, जो भी पेमेंट्स, व्हाटएवर इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है, बट आपको लगता है कि उसका कॉग्निजेंस अपन ने इस फाइनेंशियल ईयर में लेना चाहिए, तो पहले ऑडिटर साहब, ओ ऑडिटर साहब, आपने क्या करना चाहिए? पहले वो सारे इवेंट्स को भाई तू ढूंढ ले। जब तू ढूंढ लेगा ना, तभी तो पता चलेगा वो एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बट भाई पहले ढूंढ तो ले एटलीस्ट। नहीं मैं देखेगा एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ है। अरे भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तू पहले ढूंढ तो ले। नहीं सर, अरे समझ रहा है क्या? समझा क्या? Yes, very good. So first we have to obtain sufficient appropriate audit evidence that all those events have been identified. Number 1. Number 2, no additional procedures need to be performed on the areas where audit procedures already performed provide satisfactory conclusions. अगर अपन ने कोई एरिया ऑलरेडी देख लिया है और उसमें अपने को पता है कि भाई कोई सब्सिक्वेंट इवेंट इससे रिलेटेड नहीं है, तो अपने को और कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब आप समझो, ऐसे क्या कहता है, तुम्हारे अगर नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स में तुमने ऑलरेडी वो चीजें कवर कर ली होगी, तो तुमको और स्पेसिफिकली वापस से वो करने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल। वो कहना चाहते हैं स्टैंडर्ड में लिखा है, ठीक है, बट अगर तुमने ऑलरेडी ये कर लिया है ना, तो भाई वापस मत करना। क्या करके वापस मिलेगा क्या तेरे को? कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? तो इसलिए ऐसे बोलता है, अगर तुमने नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स में ये चीजें कर ली होगी, बराबर के नहीं, तो भाई तेरे को वापस देखने की जरूरत नहीं है। एंड देन हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड और नॉट? तो पहली चीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ने AS4 को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने ये सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मैनेजमेंट इधर आओ। ये बता रहे तुमने कैसे निकाला, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? शातिर एकदम एकदम स्मार्ट बनने का। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या मैनेजमेंट को AS4 फॉलो करना पड़ेगा क्या? हाँ सर। तो व्हाट टू डू? मेरे को मालूम है मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ये एक्टिविटी करके रखी हुई है। मैनेजमेंट जरा आओ, अपन उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या? डू वी हैव द राइट टू आस्क इंफॉर्मेशन? यस, आजा भाई, सवाल जवाब करेंगे कुछ, बराबर के नहीं? राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन है, पढ़ा हुआ है अपन ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया ना, अब पूछता हूं, तुमने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया? यस सर। कैसे किया? वो भी जान लूंगा मैं। सो फर्स्ट, अंडरस्टैंड हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज सब्सिक्वेंट इवेंट्स, देन इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी इवेंट दैट माइट अफेक्ट
कोई इवेंट एडजस्टिंग है क्या, फिर उसको पूछने का, सारे आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा ओके ओके। ऐसा कोई इवेंट तुमको मिला क्या जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करनी थी, एडजस्टिंग इवेंट कोई मिला क्या, वो भी उनको ही पूछ लो। फिर क्या हुआ, अपन मिनट्स देखेंगे बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसमें भी आपको कोई पता चलेगा ना कि कुछ डिसीजंस मैनेजमेंट ने लिए हैं या नहीं लिए हैं। एंड देन लास्ट में क्या कहता है, रीड द लेटेस्ट इंटरिम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेटेस्ट इंटरिम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अगले साल के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं आपको। आई बात समझ में? बेसिक चीजें करी अपन ने यहाँ पे। पहले क्या किया अपन ने, मैनेजमेंट को पूछा हाउ डिड यू आइडेंटिफाई, वी अंडरस्टैंड दैट। देन वी आस्क मैनेजमेंट डिड यू आइडेंटिफाई एनी इवेंट्स दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। नंबर 3 अपन ने क्या किया, मिनट्स चेक किए और लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया, खत्म। यस फिर उसके बाद अपन ने ये सब चीजें जान के अपन ने पता कराया कि इनमें सही में कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत थी या नहीं थी, और अगर थी तो क्या वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करी या नहीं करी। सो सिंपल गाइस। AS4 अगर समझा होगा ना तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि वो हुआ है या नहीं हुआ है। AS4 में जो कहा है वो हुआ है या नहीं हुआ है, वही तो अपने को SF 560 में चेक करना है। बट सिंपल है, कैसे चेक करना है भाई, ऑडिटर सारे एविडेंस देख ले कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करे या नहीं करे। आई बात समझ में? वो कहता है आपको आगे कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने पहले जो काम किया है उसमें आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा तो। और आप ये कैसे करोगे, नंबर 1 यू आस्क द मैनेजमेंट वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड और हैव यू आइडेंटिफाइड ऑल द इवेंट्स। नंबर 2 ask them does any subsequent events identified by you requires adjustment. Read the minute books, read the latest interim subsequent financial statements and identify ki whether any adjustment is required and if required whether it has been properly reflected. कितना easy है, that is SF 560। दिमाग खुला करके अगर पढ़ोगे ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आई बात समझ में? यस ओके। और अपन रेगुलर बैच में फिर क्या करते हैं, इसको रोज रोज रिवाइज करते हैं ना, तो फिर बच्चे के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली छप जाता है। ये मैजिक है। अब यहां पे अगला इवेंट क्या कहता है, फैक्ट नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद आपको क्या पता चला है, कुछ एक घटना आपको पता चली है, बराबर कि नहीं। और इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, यहां पे फैक्ट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर में कॉज टू अमेंड द रिपोर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर क्या लिखा हुआ है मैं बाद में पढ़ूंगा, बट पहले क्या लिखा हुआ है, ऐसी घटना के बारे में मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद कि अगर ये ज्ञान मुझे पहले मिला होता ना तो मैंने जो ओपिनियन दिया है ना शायद मैं वो ओपिनियन नहीं देता। आई इशूड माई ऑडिट रिपोर्ट। After issuing audit report, I came across a fact. If this fact was known to me before issuing the audit report, my opinion would have been different from what I actually gave now. एक बार हिंदी में बोलो अभी। हाँ सर बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं ना आप कल से। मेरे को कुछ जानकारी प्राप्त हुई, मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई। कभी प्राप्त हुई, ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद। और यही जानकारी अगर मुझे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले मतलब 12 जून के पहले अगर प्राप्त होती तो शायद मेरा ओपिनियन कुछ अलग होता जो मैंने अभी दिया है उससे। तो ऐसी केस में क्या करने का, कुछ नहीं करने का, सिंपल है, कुछ नहीं। डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। भाई देखो ऐसा पता चला है, क्या करने का है, डज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम अमेंड करने वाले हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होंगे तो मेरा ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट भी वैलिड नहीं रहेगा, ओपिनियन भी चेंज होएगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने वाले हो क्या, और अगर करने वाले हो तो लास्ट में कैसे करोगे, हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू डू इट, खलास। समझा क्या करने का?
इवेंट आइडेंटिफाई किया आपने, जिसकी वजह से आपका ओपिनियन क्या होगा, चेंज होगा, ऐसा लगता है आपको, तो अपन ने कुछ नहीं करने का, जाने का मैनेजमेंट के पास, ए सुन मैनेजमेंट, ऐसा मिला है मेरे को, ज्ञान मिला है, तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने वाला है क्या? बोलो, करने वाला है? हाँ, तो फिर अपना ओपिनियन चेंज, बोलो यस सर, करने वाले हो तो हाउ डू यू इंटेंड टू डू इट, वो भी बता दो, फिर उसके हिसाब से अपन अपना ओपिनियन देख लेंगे ना बाद में। फिर उसके अंदर इन्होंने 2 पॉइंट्स ऐड किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट इशूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। ये क्या मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड एंड नॉट इशूड का? इशूड मतलब ऑलरेडी नोटिस जा चुके हैं जनरल मीटिंग के लिए, और वो मेंबर्स तक अपन नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देते हैं ना। कभी आपने वो कंपनी के, अगर आपके पापा मम्मी को ब्रदर सिस्टर अगर कोई शेयर होल्डर होंगे किसी भी कंपनी के, तो घर पे एनुअल रिपोर्ट आती है, अपन ने देखी भी थी ना, आजकल मेल पे भी आती है और ऐसे भी आ जाती है। आपको बताया था ना मैंने एचसीसी का एनुअल रिपोर्ट, कितने गया हो, होगा यहीं कहीं, कहाँ जाएगा ये, ऐसा प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट आता है, ऐसा प्रॉपर प्रिंट होके आता है, जिसमें आपको दिखेगा कंपनी लेटर, इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट डिस्कशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड रिपोर्ट, स्टैंड अलोन ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, सब कुछ आता है आपको एनुअल रिपोर्ट बकायदा। मतलब अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिए है मेरे को, मतलब क्या हो चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, लोगों तक पहुंच गए, या तो नॉट इशूड, अभी तक नोटिस देना बाकी है, ऑडिट रिपोर्ट दे दिया है बट अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने इशू किए हुए नहीं है। बट वॉट एवर बी द केस, यहां पे सिचुएशन सेम ही रहेगी। आई बात समझ में? बोलो यस और नो। दिख रहा है ना आपको, दोनों केस में कंटेंट आपको सेम ही दिखेगा। सो अब आप लोग ये पढ़ लेंगे, आपको थीम समझ में आएगा क्या है, स्ट्रक्चर समझ में आपको क्या करना है आपको। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, जरा उत्तम मुझको बताएंगे क्या आप लोग फटाफट, ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? 2 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है, ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। नंबर 2, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड हाउ द मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज, इंक्वायर एनी इवेंट्स रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 क्या कहता है, यू हैव टू रीड द मिनट बुक्स। नंबर 4 क्या कहता है, रीड द लेटेस्ट इंटरिम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर इसमें से आपको कहीं दिखता है कि कोई इवेंट में एडजस्टमेंट जरूरी है तो वो रिफ्लेक्ट किया गया है या नहीं। दूसरा तो एडजस्टमेंट हो या नहीं हो, आपने डिस्कशन करना है, अमेंड करने वाले हो तो हाउ यू इंटेंड टू अमेंड इट, खत्म। पढ़ लो 560, 1 मिनट के अंदर खटाखट होना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। बोलो। एजीएम नहीं हुई है, एजीएम में फिर अपन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विड्रॉ कर सकते हैं, मेंबर्स को बोल सकते हैं कि ये जो है ऐसी इवेंट बाद में पता चली है ऑडिटर्स को जिसके वजह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। और अगर फिर भी उसके बाद अगर मान लो एजीएम हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट भी हो चुके हैं बराबर, तो फिर कंपनी लॉ में एक सेक्शन आता है सेक्शन 130, इट टॉक्स अबाउट रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर। वो कब होता है, जब एप्लीकेशन, किसी ने एप्लीकेशन करने के बाद बराबर, वो कौन एप्लीकेशन करेगा, एक तो नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट,
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स ऑथोरिटीज और एनी अदर पर्सन कंसर्न अगर ये अप्लाई करते हैं ये कह के कि द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड और द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मैनेज्ड इन सच अ वे दैट दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनी रिलायबिलिटी ऑन इट, तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन कर सकते, दैट इज 130. ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव सेक्शन 131 जो बात करता है वॉलेंटरी रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू लास्ट 3 years. 131 जिसमें अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड 134 बोर्ड्स रिपोर्ट अगर ये प्रोविजंस कंप्लाई नहीं हुए हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वॉलेंटरी रिवीजन कर सकते हैं सब्जेक्ट टू मेकिंग एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल इन दिस रिगार्ड एंड ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल. आई बात समझ में? तो अगर आपको लगता है कि अब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 129 के हिसाब से नहीं बना है तो फिर आपको पावर मिलती है 131 में कि आप इसे क्या कर सकते हो, वॉलेंटरीली रिवाइज कर सकते हो. आई बात समझ में? सो हाउ दिस इज कनेक्ट, दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड. ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेंज हो गए तो उसका ओपिनियन वो ऑडिट रिपोर्ट भी विड्रॉ करके वो ये कर सकता है. और इसीलिए फिर आपको मालूम होगा अंडर 143 ऑडिटर हैज द पावर टू अटेंड व्हाट, जनरल मीटिंग. उसमें जाके वो भी बोलेगा ना. नहीं, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल से ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज होएगा ना, ऑब्वियसली होएगा ना ऑडिट रिपोर्ट चेंज, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग और रिपोर्ट अलग, कैसे मैच होगा? करेक्ट है ना? ऐसा आई बात समझ में आपको? हे गाइस, यस. सो अब हम लोग लास्ट स्टैंडर्ड की ओर जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न. इट इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट स्टैंडर्ड जिसमें का आपको क्या क्या घर पे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दूंगा. देखिए, सबसे पहले जब हम लोग गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं तो आपको ये इवेंट्स है ना, व्हाट आर द इवेंट्स, दिख रहा है आपको, इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. बराबर, उसमें आपको फाइनेंशियल इवेंट्स दिखेंगे, ऑपरेटिंग इवेंट्स दिखेंगे, अदर इवेंट्स दिखेंगे जो आप ये अकाउंट्स में पढ़ते हो और ये AS4 में ही है क्योंकि आपको मालूम है ये आपने पढ़ा हुआ है. तो ये कौन से इवेंट्स है आप ये होमवर्क के लिए पढ़ेंगे. ध्यान में रखना, होमवर्क के लिए दिया है मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू रीड इट. नहीं, बहुत से बच्चों का ऐसे ना वो मानसिक रूप पे ऐसा वो बन जाता है अजम्पशन, वट एवर इज फॉर होमवर्क इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इसलिए हमारे ना प्यारे टीचर्स घर पे पढ़ने बोलते हैं हमको, इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी क्लास में जाती हैं. नो, इट इज सिंपल, देयरफॉर इट इज व्हाट गिवन एज होमवर्क, बट इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम ऐसे बहुत बहुत छपरी है ये, कुछ भी नहीं है सर, फिर भी पढ़ा दो यार. ये जो है ना ऑडिट प्रोसीजर्स, ये भी होमवर्क के लिए पढ़ लेना. क्या 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 चेक करोगे, और ऐसे चिक चिक नहीं करने का, बोलने का नहीं सर पैसा वापस करो. नहीं तो आप बोलोगे इतना होमवर्क दे रहे पैसा वापस करो. इमोशनल नहीं होने का, पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, अब हम लोग आते हैं 570 में. आपको बस इम्पोर्टेंट जो उसका थीम है ना वो मैं आपको समझाता हूँ इसका. अब पहले तो आप समझने की कोशिश करना, सिंपल एकदम. गोइंग कंसर्न बच्चों, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. बराबर कि नहीं? पहले गोइंग कंसर्न, फिर कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. तो दोस्तों आपको मालूम है दिस इज द 3 फंडामेंटल अजम्पशंस, जिसमें का एक फंडामेंटल अजम्पशन वो कौन सा है? गोइंग कंसर्न. उसके बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं. जब कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है, अगर कंपनी का गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है तो क्या उसके बारे में नोट देना पड़ेगा? यस. नॉट ओनली दिस बट सर ऑल्सो कंपनी के बैलेंस शीट शुड बी शोन एट व्हाट, रियलाइजेबल वैल्यू. बराबर कि नहीं? मतलब अब मेरी बात को आप जरा एकदम ध्यान से मन लगा के सुनना. देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होते हैं क्या अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं है उसके हिसाब से?
बोलो यस और नो से, जैसे घुरते मत बैठो, यस और नो, यस ना। गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर वैलिड नहीं है तो रियलाइजेबल वैल्यू, वैलिड है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट। बोलो यस और नो, यस। सो अकॉर्डिंगली you have to show the picture of your financial statements. Imagine a situation where going concern assumption is not valid and you are still showing your financial statements at historical values. Are your financial statement giving true and fair view? No. Matlab the truth and fairness is getting affected again over here. And if the going concern is valid and still you show it at realizable value, is it true and fair? No. So your financial statements, whether it gives true and fair view or not, also depends upon what? The going concern assumption. If it's good, historical values. If it is not, realizable values. बराबर। एंड अकॉर्डिंगली वैसा मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना होना। जमा क्या यहां तक? इसीलिए फिर इसे 570 ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि भाई ऑडिटर ये सुनना, पहले जाके चेक कर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं। बराबर। अगर तुझे डाउट आता है कि ऐसे कोई इवेंट फैक्टर्स कुछ घटे हैं, जैसे एग्जांपल्स दिए आपको होमवर्क के लिए, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर, उनमें से कोई भी, वो इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है, उनमें से कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना आपको दिखती है कि इट कास्ट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, फर्स्ट यू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, देन check whether it has been disclosed in the financial statements or not, and whether financial statements had been shown at the appropriate carrying values. अगर उसका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर बराबर से कर दिया है, इट इज ट्रू एंड फेयर। बट अगर नहीं किया है या मैनेजमेंट उससे डिसएग्री करती है, गिव व्हाट? क्वालिफाइड और एडवर्स। डिस्क्लेमर नहीं, एडवर्स। सर डिस्क्लेमर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किया है, इसके लिए डिस्क्लेमर नहीं आएगा। इमोशनल नहीं होना। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज व्हाट SA 570, दिस इज व्हाट इट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। आई बात समझ में आपको? सो एकदम मन लगा के ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ऑडिटर एंड गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है इट इज यूज्ड, अब ये सिर्फ पढ़ना, देखो बहुत मजा आएगा। It is used by the management to prepare what? Financial statements. Management is responsible for preparation of financial statements. अब management ने वो going concern assumption follow किया या नहीं किया है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? We will obtain what? A written representation, because you remember it is to confirm certain matters, ऐसे 580, to confirm certain matters or to support other audit evidences. बोलो yes or no? So management ने बनाया है, तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी कैन टेक द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एक बार ऐसे 580 खोलो, बहुत मजा आएगा। देखो 580 जो आप लोग देख रहे हैं ना, वर्चुअल वालों भी, आप भी, हाँ ऐसे इमोशनल नहीं होने का, कम ऑन, अच्छे बच्चे हो आप। आएगा? अरे चार्ट में नहीं, बुक में। चार्ट में क्या आ रहे हो? येड़ा है क्या? चार्ट बनाया भी है क्या उसका? तब आएगा बुक में आप लोग सब? यस। उसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर ऐसा कुछ दिखता है क्या आपको? उसमें भी 3 पॉइंट आपको दिखेंगे। टू नंबर 1 व्हाट? ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। वो सामने रखना और ये सामने रखना, मतलब सामने मतलब अब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो वो, और SA 580, 3 पॉइंट सेम दिख रहेगा। और अब वहां पे आप देखोगे कि मैनेजमेंट सिंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे 580 कहता है उससे रिलेटेड अपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप ले सकते हो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन मैनेजमेंट यूज करके बनाता है, तो सिंपल सी बात है, ऑडिटर तू मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना, कि मैनेजमेंट लिख के दो, कंफर्म करो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बनाए या नहीं बनाए। आई बात समझ में? देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू सपोर्ट व्हाट? अदर ऑडिट एविडेंसेस।
आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है वो ठीक है, आप भी तो कुछ क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे ना, तो वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और वो आपका जो एविडेंस है एक दूसरे से आप कंपेयर कर लो और फिर आप रिस्पॉन्ड करो कि भाई मांगा बट तुमने दिया नहीं, या तो मांगा दिया बट हमने जो असेसमेंट किया और आपने जो कंफर्म किया है उनमें क्या है, डेविएशन है, तो आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे. दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर. मतलब ये जो पार्ट है ना, ये किस रिलेटेड है, ये ऐसे 570 सॉरी 580 माय बैड, विच इज अंडर 570. इजी है एकदम. यस. फिर आपने क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या करना है इससे रिलेटेड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैनेजमेंट से अपन ने बस क्या ले लेना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू कंफर्म, टू सपोर्ट एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. इसमें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना कि वो अजम्पशन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, एंड कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड कि क्या अनसर्टिनिटी है या नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगा ना. तो मेरा काम क्या है, एक तो एविडेंस ले लेना कि अनसर्टिनिटी मौजूद है या नहीं है. तो इसके लिए मुझे वो इवेंट्स या कंडीशंस देखने पड़ेंगे, और वो इवेंट्स वो 3 वाले जो आपको होमवर्क के लिए दिए है ना, वो आई बात समझ में. अब यहां पे आखिरी में क्या कहता है, एकदम सिंपल सी बात है, खत्म हो गया. ओइंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिटर कैन नॉट ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हाट, all the events that cast a doubt on the entity's ability to continue as a going concern. अब वापस आप inherent limitation chapter 1 पे आओगे, हाँ नहीं आओ, और वहां पे देखो आपको वैसा पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है. अदर मैटर्स में जहां आपने रिलेटेड पार्टीज का पहले पढ़ा था ना, अब वहां के देखो आपको मिलता है क्या, कि इनहेरेंट लिमिटेशन की ऑडिटर नहीं ढूंढ सकता है अबाउट व्हाट, द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. बकायदा लिखा हुआ है वहां पे, दिस इज हाउ यू शुड लिंक. मिल रहा है कि नहीं. हाँ, फिर तो स्टैंडर्ड भी मैच होता है, अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे बचपन में वो भी मैच होता है. इतना थरो इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए. एंड फिर लास्ट में क्या कहता है, अब आपको डाउट आया तो आपने क्या क्या प्रोसीजर करना चाहिए. क्या प्रोसीजर करोगे, सिंपल है एकदम. अगर आपको दिखता है कि भाई डाउट आया ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मैं क्या करेगा, मेरे को डाउट आया ना, मैनेजमेंट तुमने विदाउट गोइंग कंसर्न अजम्पशन और विद गोइंग कंसर्न अजम्पशन बनाए होंगे. मतलब तुम बोल रहे हो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, मैं बोल रहा मेरे को डाउट आया. मैं क्या बोलता हूँ मैनेजमेंट को, ए मैनेजमेंट सुनना, तू एक बार असेसमेंट कर ले खुद से. नहीं मेरे को तो डाउट आ गया ना, एक काम कर ले, तू कर ले, फिर तेरे को मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा. मैं बता रहा हूं देख ये है, तेरे को भी लगेगा ना मिल रहा है करके, बट फिर भी तू बोल रहा है नहीं वी विल कंटिन्यू. मैनेजमेंट तो हमेशा यही बोलेगा ना, नो वी आर गुड टू गो. तो फिर अपन ने उनको पूछने का, क्या सोच के बे तू बोल रहा है तू कंटिन्यू कर सकता है, फ्यूचर प्लान क्या है तेरे, बता. सेकेंड पॉइंट. फिर अपन ने इवेल्युएट करने का क्या, उनका कैश फ्लो फोरकास्ट, पैसा कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है क्या उतना साउंड फाइनेंशियल पोजीशन बताना. तो अपन वो चेक करेंगे. और लास्ट में एडिशनल फैक्ट्स अपने को जो मिलते हैं और मैनेजमेंट से जो अपन बचपन में कर रही है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. ओवर. आई क्या बात समझ में आपको. दैट्स इट.